तो यदि पार्टी टिकट नहीं देती है भविष्य में आगे जाकर आपको, तो क्या डॉक्टर BL रणवा अपने नाम पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई मानस मेरा कभी नहीं है। मैं जिस पार्टी के लिए हूँ उस पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता हूँ और समर्पित कार्य करता ही रहूँगा। अब ऐसे में यदि पार्टी आपको विधानसभा या लोकसभा का उम्मीदवार यदि बनाती है तो कितना आपके लिए डिफिकल्ट होगा या कितना आसान होगा आपके लिए? देखो, भाजपा इतनी संजीदा पार्टी है और भाजपा का कार्यकर्ता और संगठन का स्तर इतना मजबूत है कि वहां कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, वहां पार्टी चुनाव लड़ती है। इसलिए किसको उम्मीदवार बना देगी और किसको उम्मीदवार बना देगी तो किसको क्या कठिनाई होगी, ये पार्टी को देखना है, ये मुझे नहीं देखना। अभी आज की डेट में यदि आप सीकर में घूमते करते हैं, जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, कई जगह जाते हैं, तो जनता आपको एक डॉक्टर की नजर से देखती है, नेता की नजर से देखती है? देखो, मैं जैसा समझता हूँ लोगों में पुराना भाव भी मौजूद है और आज जो मैं कार्य करता हूँ उसके प्रति भी लोगों का यही है कि साहब जिस संजीदा तरीके से डॉक्टर साहब ने चिकित्सकीय कार्य किया, उसी संजीदा तरीके से हमारी समस्याओं को सुन करके उनका समाधान कराने की कोशिश करते हैं और मैं करता भी हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी पिछले दिनों की बात है कि मैं इसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो 52 है हमारा, आजकल पहले 11 नंबर था, उससे रसीदपुरा की तरफ से आ रहा था, तो जैसे ही मुझे दिखा एक बोर्ड कि साहब ये कृषि उपज मंडी या प्याज मंडी है, तो मेरा मन कर गया कि यार अंदर की व्यवस्थाएं देख लेते हैं क्या है। मैं वहां अंदर की तरफ गया और जाते ही 5-10 लोगों ने मुझे घेर लिया, जिसमें से 5-7-8 लोग तो मुझे जानते थे, 1-2 हो सकता है अनजान होंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई व्यवस्था नहीं है, ये वो। मैंने कहा बताओ सही तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ये 2 तकलीफ मेन है कि साहब एक तो हम इतने लोग यहाँ आते जाते हैं, किसी के भी शौचालय की व्यवस्था नहीं। तो मैंने कहा भाई शौचालय बने हुए नहीं है? बोले नहीं बने हुए हैं लेकिन चालू हालत में नहीं है। मैं खुद स्वयं उन शौचालयों तक गया और वहां देखा भी क्या स्थिति है, कितना खर्चा लगने के बाद में ये शौचालय सुचारू रूप से चालू हो सकते हैं। मैंने दिमाग लगाया तो मतलब मुश्किल से 10,000 का खर्चा मुझे लगा कि 10,000 का भी 8,000 का खर्चा यहाँ हो जाएगा तो ये चालू हो जाएंगे। तो मैंने उन लोगों को कहा भाई देखो ऐसा है, आप 7 डेज का टाइम दीजिए, ये सरकारी उपक्रम है, अगर प्राइवेट होता तो मैं अभी 10,000 या 15,000 का खर्चा करवा के आपका चालू करवा देता, लेकिन इसमें एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है इसको चालू करने का कि कोई भी प्राइवेट आदमी एकदम से नहीं है कि साहब ये प्लग टूटा हुआ में आके लगा दूंगा। प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया के तहत बात करूंगा कलेक्टर साहब से। अगर फंड है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फंड की उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपके शौचालय विद इन 7 डेज चालू हो जाएंगे। मैंने आकर के कलेक्टर साहब से भी बात करी और वहाँ एक मैडम हमारी जो सेक्रेटरी थी, मंडी सेक्रेटरी जिनको बोलते हैं, उन मंडी सेक्रेटरी से बात करी तो मंडी सेक्रेटरी ने कहा कि साहब इसके लिए लिखा हुआ है और आपको पता नहीं क्या बजट कैसे होता है। मैंने कहा मैडम आप मुझे मत बताइए, मैंने सरकारी नौकरी करी है, आपके यहाँ एक कंटिजेंसी नाम का होता है एक फंड, और उस फंड में आप 10, 12, 15 हजार, क्यों इतना ही खर्चा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल आप 7-8 हजार का खर्चा करवा दीजिए, ज्यादा कम हो तो हम देख लेंगे। उन्होंने कहा कि साहब कल की तारीख में ये काम हो जाएगा। और सेकंड डे उन्होंने आदमी भेजे, 2 टंकियां लगवाई, उनमें पानी की व्यवस्था, वहां ट्यूबवेल बना हुआ था, उससे पाइपिंग लगी और वो 7 दिन की बात अलग है, 4 दिन में उनको वो सेवाएं मिलना शुरू हो गई। अभी मैं कुछ दिनों पहले गया था, वो सारे खुश थे। तो इस तरह की बहुत छोटी चीज थी लेकिन बहुत बड़ी चीज थी। क्या कि लोग मूत्र विसर्जन, दूसरी चीजें बाहर करते थे, वहाँ ट्रक वाले इतने लोग आते हैं, दूसरे इतने लोग आते हैं, हमारे फार्मर्स आते हैं, कितने परेशान, और हमारी कोई माँ बहन आ गई तो वो कहाँ जाएगी? तो ये बहुत बड़ी परेशानी थी, बहुत छोटी परेशानी वैसे देखा जाए तो हल बहुत छोटा था लेकिन वर्षों से हल नहीं हुई थी, एक दिन में हो गई। तो वो लोग जैसे मैं उधर से निकलता हूँ नमस्कार बोलते हैं, कहते प्याज ले जाओ। मैंने कहा भैया प्याज तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन बात यह है कि किसी भी चीज को कहने का अर्थ है अपना करने का मन हो, और मैं उसी रूप से लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। कई जगह जाते हैं तो कोई कहते हैं साहब मेरी पेंशन की प्रॉब्लम है, मेरी एज ये हो गई, मेरी पेंशन नहीं जुड़ रही। फटाफट बात करते हैं ग्राम सेवक से, आजकल जो सरपंच का दायित्व है उनको दे रखा है, दूसरा सब प्रशासक लगा रखे हैं, उनसे बात करते हैं और वो आगे तहसील वगैरह में बात करके फटाफट उनकी पेंशन चालू हो जाती है। इस तरह के छोटे छोटे काम है, जैसे कृषि से संबंधित कोई कनेक्शन का काम है, किसी का अटकी हुई फाइल है, किसी ने कुछ नहीं दिया, छोटी छोटी बातें है। ये कोई बहुत बड़ा गांव का आदमी ये नहीं चाहता कि आप उसे कोई माला माल कर दो, वो कहता है कि जो बेसिक सुविधा मेरी है वो सुविधा किसी कारण अटकी हुई है और वो सिर्फ इसलिए अटकी हुई है कि वो जहाँ जो हल कर सकता है उस तक बात ही नहीं पहुंची है।
तो वो बातें पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूं, और वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा चुनाव है। वही हमारे लोगों का जो मन जीतना है, दिल जीतना है। मैं बार बार कहता हूं कि आप इस दुनिया को जिस दिन छोड़ोगे, उस दिन 10 आदमी ये कहें, 1000 आदमी ये कहें, लाख आदमी ये कहें कि ऐसा आदमी दुनिया में आया नहीं, न आने वाला है, न आएगा, या इस तरह का आदमी भगवान करे बार बार आए। ये बनने की जो तमन्ना है वही सब कुछ है। पॉलिटिक्स और चुनाव तो अपनी जगह। कलेक्टर से मिलने की आपने बात कही, ग्राम सचिव से मिलने की आपने बात कही, और भी कई प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने की आप मिलते भी होंगे और चर्चा भी करते होंगे, मिलने की आप बात दोहरा रहे हैं। मैं आपसे जान सकता हूँ कि जब आप अधिकारियों से मिलते हैं तो इस भगवा जैकेट पहन के मिलते हैं, बिना भगवा जैकेट मिलते हैं? कि ये तो मेरा पहनावा है। हर आदमी का पहनावा निश्चित होता है। जब मैं चिकित्सक था तो मेरा व्हाइट कोट का पहनावा था। मैं जब इस शुभ कार्य में आ गया हूं तो ये भगवा कलर मैं इसलिए पहनता हूं कि एक इस कलर की एक आभा है। इस आभा को मैं धारण करके रहता हूं, और मोस्टली अगर इस कलर में मैं अगर रहता हूं तो इसमें किसी को बुरा मानने की बात भी नहीं है, इसका कोई इंडिकेटर भी नहीं है कि साहब ये है। नहीं, डोटासरा साहब ने कहा कि आपसे उनकी बात हुई तो आपने कहा बता भाई भाजपा का कार्यनेता होने का ठप्पा लग जाता है, लाइसेंस मिल जाता है इससे, ऐसा देखो मेरी तो न तो उनसे इस तरह की कोई बात हुई। अच्छा। वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात इस मामले में जरूर मनगढ़ंत है। अच्छा। मेरी इस तरह से कोई बात नहीं हुई कि आपके पास कितने जैकेट हैं या नहीं है, वो ऐसा उन्होंने बोला। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवा जैकेट पहन लेना किसी कांग्रेसी को हमने मना थोड़ी कर रखा है, वो भगवान जैकेट धारण नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए, हमने किसी कांग्रेसी को मना किया क्या? क्या मोदी जी ने मना किया? क्या गडकरी जी ने मना किया? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी ने मना किया? क्या हमारे राज्य अध्यक्ष ने मना किया, या हमारे मुख्यमंत्री ने मना किया? ये अपना स्वधारण करने का वेश है। जो जिस वेश में रहना चाहे इस देश, आजाद देश में सबको अधिकार है, और उनको लगता है ये भाजपा का कलर है तो बहुत बढ़िया बात। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी उनसे इस बारे में बात हुई या उन्होंने अपने मन से ही बात बोली है? देखो, इस जो विषय बात तो हमारी होती रहती है, लेकिन इस विषय को लेकर के हमारी कोई उनसे कभी चर्चा नहीं है। अच्छा, वो अपनी मनगढ़ंत बोल दिया उन्होंने तरफ से? हाँ, उनका तरीका है वो बात करने का, भाषण देने का, गमछा हिलाने का, वो हिलाते हैं। अब लोगों को धीरे धीरे उनका गमछा समझ में आने लग गया है। तो अब जैसा भी होना है आप देख ही रहे हो, पिछला अस्त्र तो देख रहे हो और इस बार भी देख लोगे। आपने भाजपा की आपने बात करी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की आपने बात करी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की भी आपने भी नाम लिए। जो वरिष्ठ नेता जितने भी हैं भाजपा में बरसों से सेवा कार्य करते आ रहे हैं। आपके सीकर में भी कई भाजपा के जो कार्यकर्ता 25-30 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए दरिया बिछा रहे हैं। ऐसे में यदि आपको टिकट मिलता है तो क्या उनके हितों के साथ कुठाराघात नहीं होगा, पहली बात? और दूसरा, क्या ऐसी स्थिति में वो आपके साथ लग पाएंगे? देखो, मैं ये हालांकि बड़ा काल्पनिक क्वेश्चन है, और इसका जवाब मैं इस रूप में देना चाहूंगा कि मैं भी दरियाएं बिछाने वाला कार्य करता हूं। अच्छा। और मन से मैं हमेशा से हमारा जो विचार है, हमारा जो पार्टी का जो इथिकल आइडियोलॉजी है, उसके साथ वर्षों से रहा हूं, आज से कोई नहीं हूं। रही बात किसको टिकट देगी पार्टी, किसको नहीं देगी, कौन दरी बिछाएगा, कौन दरी ओढ़ाएगा, कौन दरी ओढ़ के सोएगा, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी को देखो, चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव में मान लो एक्स आदमी अगर चुनाव जीतता है तो इसका मतलब भाजपा जीती है, और उसमें सब कार्यकर्ता जीतते हैं, कोई अकेला आदमी नहीं जीतता कहीं भी। तो किसी भी कार्यकर्ता को, जिसको भी पार्टी टिकट देती है, उसमें किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी ऐतराज होता नहीं है। अच्छा, किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आपको कहा है, जो सीनियर कोई नेता है या जिनके आप टच में हैं, जो जिनको आप अपना राजनीतिक आका मानते हैं या अपना गुरु मानते हैं, या जिनके बिहाफ पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो किसी ने आपको कभी कहा कि करो तैयारी, टिकट पक्का, आप समझे, चिंता मत कीजिए? नहीं, ऐसा हमारी पार्टी में कोई है नहीं। अच्छा। कि पार्टी में ये कहा जाए कि आप इसके लिए तैयारी करो, आप उसके लिए तैयारी करो। हमारा मेन उद्देश्य पहले भी बोला है कि जन सेवा है। जन सेवा का माध्यम अभी हम राजनीतिक लेके चल रहे हैं, सामाजिक लेके चलते हैं, जैसे कैंपों की बात करते हैं तो मेडिकल लेके चलते हैं। जन सेवा का माध्यम अलग अलग हो सकता है। हमारा मूल उद्देश्य सेवा करना है, और हमारी पार्टी में इस तरह का कोई पहले से तय नहीं होता कि किसको टिकट देना है और किसको कहना है कि तुम तैयारी करो। तैयारी ये है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं भाजपा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला हर विधायक, हर सांसद हमारी पार्टी का हो, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये अलग इश्यू है कि पार्टी किसको आगे करती है, जिसका नाम को आगे करेगी उसके नाम पे फूल के नाम, कमल का फूल है, वही हमारा सब कुछ है। हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। कमल के फूल की आपने बात की कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल ही है।
आने वाले चुनाव में यदि पार्टी आपकी जगह किसी और व्यक्ति को टिकट दे देती है तो क्या डॉक्टर BL रणवा उसी मंच पे खड़े होकर उस व्यक्ति के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, पहले भी मांगे हैं, आगे भी मांगते रहेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? सबके लिए टिकट मांगते हैं। टिकट इसका कोई इश्यू थोड़ी है कि उसके लिए जब भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता की रीति नीति में ही काम करेंगे। उसके लिए ये कह देना कि साहब अमुक को टिकट मिल गया तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो, आपने ये बात बताई तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने पार्टी की बात करी, सिंबल की बात करी, कमल के फूल की बात करी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि राजनीति में आपके लिए संगठन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है या जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है? देखो, राजनीति में नहीं, सब जगह ही जनता ही इम्पोर्टेंट है, जनमानस ही इम्पोर्टेंट है। संगठन का उद्देश्य भी जनमानस की सेवा करना है, जनमानस का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है और हमारे देश का विकास करना है और देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है और विकसित देशों में भी सिरमौर बनाने का जो लक्ष्य है माननीय मोदी जी का और माननीय हमारे दूसरे नेताओं का है, उस में ही सबको लग करके वो तभी संभव है जब आप जनता को ऊंचा मानेंगे। संगठन अपनी जगह है लेकिन जनता सबसे बड़ी है, जनता सर्वोपरि है। हमारा जो रूट लेवल का आदमी है वो सर्वोपरि है। जैसा कि आपने 5-7 साल पहले देखा होगा जब कुंभ लगा था अपने इलाहाबाद में, उस समय माननीय मोदी जी ने हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उनके पैर धो करके वहां उनको सम्मानित किया था। तो हम तो वो भाजपा के कार्यकर्ता है जिनको अंत्योदय की चिंता है, उस अंत के आदमी की चिंता है, उस छोर पे टेल पे बैठे हुए आदमी की चिंता है कि उसका जीवन स्तर कैसे सुधरे और उसका जीवन स्तर सुधरेगा तो हमारा देश विकसित होगा, हम विकसित देश की श्रेणी में आएंगे और हम दुनिया के सिरमौर देश बनेंगे। जनता ही सर्वोपरि है, आपने बात बोली, बात बहुत बड़ी है, ये जनता ही सर्वोपरि है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जनता ही सर्वोपरि, आपने बता दिया कि संगठन बाद में, पहले जनता है, जनता सर्वोपरि है। कल को पार्टी आपको टिकट नहीं देती है और 10-20 हजार लोग आपके पास में इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई साहब तो चुनाव लड़िए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? वो भी तो जनता है, वो भी तो आपका स्नेह चाहती है, वो भी आपका प्यार चाहती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखो, ऐसी स्थिति हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही लाते हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे कार्यकर्ता ऐसी स्थिति में आने वाले हैं कि किसी को भी बागी रूप देवें, और ना ऐसा होने वाला है। और ये आपका काल्पनिक क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं इसी रूप में देना चाहूंगा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैं किसी भी हमारे फूल के एंटी वाले आदमी का सहयोग नहीं करूंगा। आपने हजारों लोगों का इलाज किया, लेकिन इलाज कराने वाला हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि आपका वोटर बने या बन सकता है। आज भी कैंप वोट लेने के लिए नहीं लगा रहे हैं, आज भी सेवा कार्य वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे देश का, हमारे लोगों का, हमारे अंत्योदय लोगों का भला करने की काम कर रहे हैं। अब कहा यह जाता है कि जब आप समुद्र मंथन करते हो तो उसमें से अमृत निकलता है। अब वो अमृत किस रूप से जनता हमें निकाल के देती है वो उनका सोच है, उनका काम है। अगर मैं आपके लिए भला काम करूंगा, हो सकता है आप मेरे लिए भला सोचें, हो सकता है कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका भला करने के बाद भी भला नहीं सोचते, ऐसे नाग भी हो सकते हैं जो दूध पिलाने के बाद भी डसते हो। ये दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मान के चलते हैं जिसकी हम सेवा करेंगे। एक सिस्टम है कि अगर आप किसी को देंगे तो आपको मिलेगा जरूर, चाहे धन्यवाद ही मिले। इसलिए आपको हमेशा देना है, देने वाला बनना है, लेने वाला बनने की स्थिति बहुत कम करनी है। हालांकि चुनावों में हम हाथ जोड़ करके बिल्कुल वोटों की भीख हमारे कैंडिडेट्स के लिए मांगते हैं, वो एक अलग इश्यू है, वो एक प्रजातंत्र का पार्ट है। लेकिन इसके अलावा जो भी है, आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप अपने दूसरे वाले व्यक्ति को दें, चाहे सम्मान ही दें। सम्मान भी देंगे तो सम्मान में भी आपको सम्मान मिलेगा। आपको और कोई जो भी आप दे सकते हैं और उसको नीड है, दे उसी को जिसको आवश्यकता है। ये भी नहीं है जहां अति है वहां आप अति करते जाएं, पानी जहां नहीं है वहां पानी पहुंचाएं, जहां पानी है वहां पानी पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चुनाव का नाम आता है, बार बार मुझे बोलते हैं कि आपका काल्पनिक है, ये काल्पनिक लग रहा है आपको, ये काल्पनिक आपको लग रहा है। मुझे काल्पनिक नहीं लग रहा है ये, क्योंकि जो नेता होता है वो चुनाव लड़ने के लिए नेता बनता है और हर नेता का एक ड्रीम होता है कि मैं चुनाव लड़ूं।
आप इससे क्यों भागते हैं, थोड़ा खुल के बताइए आप मुझे। नहीं, भागने का उद्देश्य कारण ही नहीं है। मैंने हमेशा आपको चुनाव के नाम से भाग रहे हैं। नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं कह रहा। आप बिल्कुल वो चीज बताना चाह रहे हैं जो मैं सुनना नहीं चाह रहा। कहने का मतलब है हम तो पार्टी, मेरी बात सुनिए, पार्टी जो तय करेगी हम वो काम करेंगे, उससे कभी नहीं भागेंगे। हाँ। पार्टी जो कह देगी कि साहब इस तरफ आपको खड़ा होना है, उस तरफ हम खड़े हो जाएंगे। अच्छा, यदि मैं आपसे जानना चाहूँ, बाय द वे आप सीकर का विधायक बन जाते हैं या लोकसभा उम्मीदवार आप बन जाते हैं, तो पहले 24 घंटे में आप सीकर के लिए क्या करना चाहेंगे? देखो, पहले 24 घंटे और 48 घंटे का सवाल नहीं, ऐसे कोई मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। ऐसा कोई आप मुझे प्रधानमंत्री भी नहीं बना रहे हैं, या जिस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वहां मैं प्रधानमंत्री भी नहीं हूं कि साहब एक दिन में मैं कोई तोड़ मरोड़ परिवर्तन कर दूंगा। मेरी बात सुनिए, आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रायोरिटी ऑफ वर्क क्या होगा? तो प्रायोरिटी ऑफ वर्क हमारा हमेशा विकास करना है। जैसे कि मैं कह रहा हूं, मैंने बार बार मेरे बात में ध्यान में आ जाती है कि एक दिन मैं सुन रहा था कि हमारा कोई ठीक सा नेता ये कह रहा था विपक्ष का कि साहब हम इस सीकर को सिंगापुर बना देंगे। ये बात तो 5-7 साल पुरानी है, मैंने सुनी थी उनके मुखारविंद से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंगापुर में क्या है और किस तरह से काम होता है, उस विधि को आपको अध्ययन करना होगा। मैंने लगभग 60 से 70 देशों की, विकसित देशों की यात्राएं करी हैं। वहां कैसे डेवलपमेंट है, किस रूप में होता है। मैं अमेरिका भी गया हूं, मैं इंग्लैंड भी गया हूं, मैं दूसरे इटली भी गया हूं, जर्मनी भी गया हूं। तो मैं कहने का अर्थ ये है कि वहां सड़कें भी बनती हैं, तो वो 50 साल के लिए, 60 साल के लिए यूं बनती हैं। ये नहीं है कि आज सड़क बनाएंगे कल खोद देंगे। तो हमारा विजन ये रहेगा कि जहां भी जो भी काम होगा, स्थायी काम होगा, स्थायी विकास होगा। अस्थायी विकास में विश्वास नहीं रखेंगे। जैसे सड़क बनानी है तो उसमें कितनी तरह की ट्रेंच चाहिए अपने को, कितने तरह के नाले चाहिए, जिनमें क्या क्या जाना है। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप सीकर से बिलोंग करते हैं, तो सीकर में आपको क्या मूलभूत आवश्यकताएं लगती है, क्या मुख्य समस्या लगती है, वो मैं आपसे जानना चाह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि सीकर में कोई एक समस्या ऐसी नहीं है जिसके कारण पूरा सीकर त्रस्त है। सीकर में मैं जब 1979 में आया था, उस समय जो स्थिति थी मोर और लेस, आज भी उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। वही सड़कें, वही गलियां, वही सिस्टम, वही दूसरी चीजें हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि समग्र विकास की तरफ हम चलेंगे। एक कोई पॉइंट को लेकर के कोई विकास बात होने वाली है ऐसा नहीं है। समग्र विकास में सड़कें भी आती हैं, स्वास्थ्य भी आता है, दूसरी जो आपके उत्थान की चीजें वो भी आती हैं। मैं चलो एक व्यक्तिगत सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि समाज सेवा आपने काफी लंबे समय तक करी है, अरसे तक आपने समाज सेवा, गरीब लोगों की सेवाएं भी करी है। डॉक्टर तो वैसे ही भगवान का रूप होता, तो सेवा तो क्या आपने खूब करी है। राजनीति में आप आ गए डॉक्टर बनने के बाद। राजनीति में आने के बाद में कौन सी ऐसी चीज थी जो आपसे छिन गई हो? चिंता कभी नहीं है, आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। आप कहाँ कर रहे हैं, आप जैसे मान लो मैं एसी का आदी हो गया, एसी में आदी होने का मतलब एसी में खूब काम किया मान लो, और आपको धूप मिल गई, तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप बिना एक ऊ बोले उस धूप को सहन कर सकें। मैंने एज ए चिकित्सक सेवा की, तब भी मैं मेरे परिवार को समय नहीं ज्यादा दे पाता था। एज ए पॉलिटिशियन भी सेवा कर रहा हूं तो भी समय ज्यादा नहीं दे पाता हूं, लेकिन जितना समय देता हूं वो बिल्कुल भरपूर समय और ढंग से देता हूं, ताकि न घर वालों को मेरी कमी खलती है, न मेरे को घर वालों की कमी खलती है। इसलिए कभी भी किसी से कुछ चिंता नहीं है, चिंता मन से है। मन में आपने जो सोच लिया, अगर आप मन में पॉजिटिव है हमेशा, तो आपसे कभी कुछ छिनने वाला नहीं है। और मन में नेगेटिव है तो हर आदमी बात करता है, यार क्या नहीं, कुछ नहीं यार, ये हो गया वो हो गया। ये क्या बहाने होते हैं। जिंदगी में अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीना है तो कभी भी आपसे कुछ नहीं चिंता, आपको कुछ न कुछ नया मिलता ही है। नेगेटिविटी की आपने बात करी, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर BL रणवा को गुस्सा कब आता है ज्यादा? तो मुझे जनरली तो गुस्सा नहीं आता, फिर भी कोई आदमी झूठ बोलता है तो मुझे बहुत दर्द भी होता है, और उस समय मैं खिंच भी जाता हूँ, मन में मुझे बहुत बड़ी टीस भी होती है और गुस्सा भी आता है। तो पहला मेरा सवाल है, डॉक्टर या नेता, डॉक्टर बेहतर है या नेता बेहतर है? देखो, दोनों ही बेहतर हैं अगर वो अपना कर्तव्य का सही तरीके से पालन करें। अस्पताल या विधानसभा?
अस्पताल मेरी कर्मस्थली रहा है। और विधानसभा के लिए तो मैं क्या कहूँ, विधानसभा तो वो जगह है जहाँ लोग अच्छे काम करने के लिए और विकास के लिए नियम बनाते हैं। स्टेथोस्कोप या माइक? स्टेथोस्कोप मेरी जान रहा है, लेकिन माइक में बोलने का तजुर्बा भी मुझे ठीक रहा है और माइक में वो बोला भी खूब हूँ। माइक मेरी पसंद भी है, लेकिन उसमें सिर्फ भाषण ही देता हूँ, गाना नहीं आता मुझे। ऑपरेशन थिएटर या चुनावी मंच? ऑपरेशन थिएटर जिंदगी बचाता है, चुनावी मंच जिंदगियों को कैसे जीना है ये सिखाता है। भाजपा या सिर्फ जनता? भाजपा मेरी पार्टी है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है जनता सर्वोपरि है, हमेशा सर्वोपरि रहेगी। वहां ये देख करके कभी काम नहीं करना है कि अमुक पार्टी का आदमी है इसलिए ये पीड़ा में है तो इसका सहयोग नहीं करें, क्योंकि कोई पार्टी किसी की बंधी हुई नहीं होती, वो चेंजेबल भी है। और जनमानस की सेवा करना, ह्यूमैनिटी की सेवा करना, जनजीव की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और हम जिस सनातन से आते हैं उस सनातन की ये सीख भी है कि हर जीव जिसमें भी है उस जीव की आप रक्षा करो, उसकी सेवा करो। टिकट या सिद्धांत? सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, टिकट आते जाते रहते हैं, सिद्धांतों से ही टिकट का महत्व है। मोदी या संगठन? मोदी जी अपने आप में ऐसी किताब है जिसको पूरा पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन संगठन अपने आप में संगठन ही होता है। भगवा जैकेट या सफेद कोट? सफेद कोट मेरा पुराना सपना और भगवा जैकेट वर्तमान में मैं धारण करता हूं। मैं दोनों का तहे दिल से आदर करता हूं। राजनीति में सबसे बड़ा रोग? राजनीति का देखा जाए तो कोई रोग है नहीं। अगर आपके मन में अगर सेवा करने का भाव हो तो कोई रोग नहीं, और नहीं तो लोग इसके पीछे भागते हैं, आपको भी पता है। और सीकर का सबसे बड़ा दर्द क्या है? सीकर का दर्द यह है कि सीकर को कोई ऐसा अपना नहीं मिला जो सीकर पूरे लोकसभा क्षेत्र को ढंग से संवार सके। पिछले दिनों माननीय हमारे सांसद साहब सुमेधानंद जी ने बहुत बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो संत आदमी है, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीकर को एक डेडिकेटेड ऐसा नेतृत्व कभी न कभी मिले जो हमारे सीकर को हमारे राजस्थान में नहीं अपितु हमारे हिंदुस्तान में एक नंबर पे ला सके। डोटासरा जी को एक सलाह क्या देना चाहेंगे आप? डोटासरा जी को सलाह देना, बहुत बड़े आदमी है, बनता नहीं है, लेकिन जितना शब्दों का कम प्रयोग करेंगे उनके लिए और सब लोगों के लिए और उनकी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। और भजन लाल शर्मा जी से एक मांग क्या करेंगे आप? भजन लाल जी शर्मा से तो मांग यही है कि जो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, जो कम से कम कमजोर वर्ग के लोग हैं, सब लोगों का उत्थान के लिए ऊपर से लेकर के नीचे तक के सबके लोगों के लिए सोचे, और ऐसा हमारे भजन लाल जी सोच भी रहे। सांसद या विधायक? सांसद पूरे देश का नेतृत्व करता है और विधायक अपने विधायकी क्षेत्र का नेतृत्व करता है। दोनों का ही अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। नहीं, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। मैं तो दोनों ही नहीं हूँ। और राजनीति में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा है? काम पे और कर्म पे विश्वास। और डर किससे लगता है? झूठ से। किस तरह से आप प्रेरणा लेते हैं? प्रेरणा तो मैं ये हर बार देता हूँ, एक छोटा सा आपको भी सुना देता हूँ कि हम लोग जो हैं वो क्रिकेट के मैदान में हैं, विदाउट स्टंप वाले मैदान में हैं, जहाँ स्टंप है ही नहीं। आपके पास एक बैट है, सामने से बॉल आती है, हर बार बॉल आ रही है, आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आउट आप कभी नहीं होते हैं। जिंदगी में कभी ये नहीं सोचें कि साहब ये चीज अगर मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया में किसी काम का नहीं रहूंगा, क्योंकि पता नहीं आपको उस किस समय उस बैट से आपके छक्का लग जाएगा और आपकी जो बॉल है वो मैदान पार कर जाएगी। इसलिए आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। और कोई आपका हर आदमी का टारगेट होता है, इसलिए किसी भी टारगेट में अगर आप एक बार पिछड़ गए तो ये मतलब नहीं है। हर हार भी जीत की सीख लेकर के आती है, हर हार के पीछे ही जीत है। इसलिए आप कभी ये समझ लो कि साहब इस बार ये नहीं हुआ तो आगे कभी नहीं होगा। जैसा कि चलता भी है कि एक चींटी जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए 100 बार चढ़ चढ़ के गिरती है, लेकिन कभी हौसला हारती नहीं है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हौसला बुलंद होना चाहिए, टारगेट अपने आप में। एक मेरा लास्ट और अंतिम सवाल आपसे ये है, यमुना जल जिसको लेकर आप अच्छा काम कर रहे हैं,
वो आप एक अच्छा मैं- काम भी है। मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप संक्षेप में बताएं। मैं यमुना माँ को वंदन करना चाहूँगा और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे शेखावाटी में पानी की आप लोग भी जानते होंगे बहुत कमी है। हमारे जैसे 8 विधानसभाएं हैं तो उनमें कम से कम 6 विधानसभाएं डार्क जोन हैं। जो डार्क जोन नहीं है वहाँ भी फ्लोराइड युक्त पानी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सीकर जिले को ही नहीं अपितु झुंझुनू और चूरू जिले को भी पानी की बहुत दरकार है। और उस दरकार आज से नहीं है, ये दरकार वर्षों से है। मैं कहीं कहीं हमारे नेता भी कहते हैं कि ये 32 साल बाद सपना पूरा हुआ है, ये 30 साल बाद हुआ है। मैं 32-30 साल की बात नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये नहर उस समय आ जानी चाहिए थी जिस समय गंगा सिंह जी गंगा नहर लेके आए थे या दूसरी नहरें आई थी। तो इसमें पूरा पूर्ववर्ती सारी सरकारें ही जिम्मेवार हैं जो इस कार्य को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि आवश्यकता तब भी थी और आज भी है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस संबंध में आपको भी पता है, पहले MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद MOA हो गया, और उसके बाद में सब जगह जो जो चीजें होनी चाहिए, जैसे आपके ऑफिसेज स्थापित होने चाहिए, उनके वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी हो गई, उनके पद भी जारी हो गए, पद स्वीकृत हो गए। अधिकतर पदों में हमारे अभियंताओं ने कार्य ग्रहण कर लिया है।